द प्रिंट में आपका स्वागत है। क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस के विकल्प की तरह उभरेगी? कांग्रेस पार्टी को किस तरह की बदलाव की जरूरत है? हिजाब जजमेंट का प्रभाव किस तरह का होगा? और भारत का रूस से रियायती दरों पर तेल लेने पर क्यों हो रही है चर्चा? पिछले हफ्ते आपने हमें इसी तरह के कई सवाल भेजे और आज के इस एपिसोड में हम ऐसे ही सवालों पर चर्चा करेंगे हेडलाइंस के पीछे शेखर के साथ। मैं पूर्वा मंधानी और मेरे साथ है हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता। स्वागत है आपका शेखर। धन्यवाद अपूर्वा। चलिए, जैसे कि आप जानते हैं शो पर आप हमें पिछले कुछ दिनों में कई सवाल भेजते हैं और मैं आपके सवाल शेखर से पूछती हूँ। शेखर, सबसे पहला जो आज सवाल आ रहा है वो आ रहा है तेजा मैसूर का, जो कि हमारे मेंबर हैं। वो बोल रहे हैं कि हर इलेक्शन में उनका एक ही सवाल होता है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के एग्जिस्ट करने का कारण क्या है? वो टफ फैसले क्यों नहीं लेते? क्या वो सत्ता में वापस नहीं आना चाहते? देखिए, ऐसे पहली बात तो तेजा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कायम रहिए, बने रहिए। आपके जैसे हमें बहुत दोस्त चाहिए क्योंकि आपकी शक्ति पर ही हम काम करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, कांग्रेस वर्किंग कमेटी है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, कांग्रेस नॉन वर्किंग कमेटी है। ये तो खैर हम समझते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। एक जमाना था जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी का कुछ वर्चस्व होता था, लेकिन इस समय कांग्रेस पार्टी में बिल्कुल भी आंतरिक इंटरनल डेमोक्रेसी, आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। वो कहते हैं हम सबकी बात सुनते हैं, लेकिन यह है कि जो उनसे एग्री, सबकी बात सुनते हैं, उसके बाद सबको पता होता है कि वो क्या चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में सबकी बात सुन भी ली तो क्या फर्क पड़ा, क्योंकि किसी ने ऐसी बात की जो आपको पसंद नहीं आई तो फिर एलिस इन वंडरलैंड होता है, ऑफ विद हिज हेड, राइट। तो फिर उसका गर्दन काटती जाती है। तो जो पार्टी अपना एक फुल टाइम अध्यक्ष नहीं चुन पाई इतने दिनों में, जो बार बार कहती 6 महीने में चुनाव कराएंगे, 6 महीने में चुनाव, अरे अब अपने चुनाव कराने से डरते हो। इससे मुझे याद आती है कि वो जियाउल हक के बारे में एक मजाक होता था। पाकिस्तानी लोग जो हैं, जो भी डिक्टेटरशिप होती है, वहां के लोग थोड़ा अंडरग्राउंड तरीके से अपने शासकों के बारे में बहुत अच्छे चुटकुले मजाक बनाते हैं। अच्छा। तो जियाउल हक के बारे में था कि जियाउल हक बाल कटवाने गए, तो जब नाई ने कहा कि जब बाल काटने लगा तो बोला, अच्छा जिया साहब ये बताइए कि आप जमहूरियत कब बहाल कर रहे हैं, व्हेन आर यू रिस्टोरिंग डेमोक्रेसी? तो जिया ने कहा, यार तू नाई है, तुझे क्या मतलब, तू मेरे बाल काट, तुझे जमहूरियत से डेमोक्रेसी से क्या लेना देना है? कोई बात नहीं। 2 मिनट के बाद फिर बोला, जिया साहब आप जमहूरियत कब बहाल, इलेक्शन कब कराओगे, आप कब हमारी डेमोक्रेसी लोकतंत्र वापस ला रहे हो, जमहूरियत? जिया साहब ने कहा, मैं चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मैं तेरे को टांग दूंगा, गोली मरवा दूंगा, हाँ चुप रहे, अपने काम से काम रख। 2 मिनट के बाद फिर बोला वो नाई। तो फिर जिया साहब ने कहा कि यार बात सुन, तू जानता है मैं कौन हूँ, तू जानता है कि मैं तेरे को मार के तेरी लाश कुत्तों के आगे फेंक दूंगा, फिर भी ये बार बार क्यों पूछ रहा है? तो उसने कहा, जिया साहब ऐसा है कि ना आप अपने बालों में बहुत ब्रिल क्रीम लगाते हैं, तो काटने बहुत मुश्किल है। पुराने जमाने में ब्रिल क्रीम होती थी, उससे बाल चिपक जाते थे। तो जब मैं बोलता हूँ जमहूरियत डेमोक्रेसी तो आपके बाल खड़े हो जाते हैं, तो काटने जरा आसान हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जियाउल हक डरे कि मैं पाकिस्तान में चुनाव कैसे कराऊं, उसके बाल खड़े हो जाएं डर के मारे। पर कांग्रेस पार्टी के अपने ही बाल क्यों खड़े हो जाते हैं सोच के कि उनकी अपनी पार्टी में ही चुनाव हो। अगर मान लीजिए उस चुनाव में राहुल गांधी खड़े हो गए तो कभी हो सकता है कि वो चुनाव ना जीते। तो ये मतलब बिल्कुल फिक्स्ड मैच है, वो भी आप खेलने को तैयार नहीं है। इसीलिए अब वो उसमें थर्ड अंपायर लाए, फर्स्ट सेकंड, वो आपको अपनी पार्टी में जिता सकता है लेकिन आपकी पार्टी को कहीं और नहीं जिता सकता है। बिल्कुल। मिनहाज अहमद अंसारी, जो कि हमारे मेंबर हैं, वो पूछ रहे हैं कि क्या आप राष्ट्रीय स्तर पर आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के विकल्प की तरह उभरते हुए देख रहे हैं अगले 5-6 सालों में? क्या गांधियों को ये पता है कि बीजेपी नहीं बल्कि आप जैसी पार्टियां उनके वफादार वोट शेयर चुरा रही हैं? देखें मिनहाज साहब, पहले तो आपसे बात करके बड़ी खुशी हो रही है। कुछ समय के बाद, कुछ समय से आपकी हमारी बात नहीं हुई है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग देयर। कांग्रेस पार्टी की समस्या क्या है? कांग्रेस पार्टी की समस्या वही है जो कांग्रेस पार्टी की शक्ति है। जो उनका एसेट है वही उनकी लायबिलिटी है। उनका एसेट ये है कि बुरे से बुरे समय में भी, जैसे कि 2014 की इतनी बड़ी हार हुई, उसके बाद 2019 में उससे भी बड़ी हार हुई, 20% वोटर ऐसी हार में भी कांग्रेस के साथ रहे। अब 20% भारत में बहुत वोट होता है। अगर आप भारत की बाकी पार्टियों का विश्लेषण करें तो कोई भी और 4 पार्टियां, बीजेपी और कांग्रेस के अलावा कोई भी और 4 पार्टियां, चाहे वो यूपीए से हो, चाहे एनडीए से हो, चाहे उसकी बाहर की हो,
कोई भी चार पार्टियों का मिलके भी 20% वोट देश में नहीं आया। तो कांग्रेस की ये बहुत बड़ी एसेट है, शक्ति है। उनकी लायबिलिटी ये है कि ये जो वोटर है जो किसी भी हालत में बीजेपी को वोट नहीं देगा, ये साफ है। अब ये सिर्फ मुसलमान नहीं है, मुसलमान तो 20% इंडिया में सिर्फ सारे में से आके नहीं उनको देंगे, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग पार्टियों को देते हैं। तो ये जो वोट बैंक है कांग्रेस का, ये बीजेपी को कभी वोट नहीं देगा। कांग्रेस कभी जीतती नहीं, तो वो अपना विकल्प ढूंढ रहा है। तो जहां कांग्रेस कहती है कि हम बीजेपी का विकल्प हैं, जो कांग्रेस के अपने वोटर हैं वो कांग्रेस का विकल्प ढूंढ रहे हैं। और उस चक्कर में जहां भी कोई ऐसी पार्टी या ऐसी कोई राजनीतिक शक्ति आती है जो कांग्रेस का विकल्प बन सके, वो वोट एकदम वहां ट्रांसफर हो जाता है। हमने देखा दिल्ली में आम आदमी का पार्टी का वोट ट्रांसफर हो गया जी। इस बार ये साफ है कि पंजाब में काफी वोट कांग्रेस का ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि जो हिंदू वोट होता था पंजाब में, जो करीब 40% है, सिख वोट 60% है, तो 40% ज्यादातर कांग्रेस को जाया करता था, क्योंकि उनको सिख पार्टी अकाली दल को बाहर रखना था। इस बार कांग्रेस का फिर भी थोड़ा सा ज्यादा है आम आदमी पार्टी से, लेकिन करीब करीब आधा हिंदू वोट आम आदमी पार्टी को शिफ्ट हो गया है। तो उनको लगा कि आम आदमी पार्टी अब अकालियों को बाहर रखेगी सत्ता से। तो ऐसे ही आपने देखा कि उससे पहले वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में ममता ले गई, आंध्रा में जगन ले गए, तेलंगाना में केसीआर ले गए। तो जहां जहां कांग्रेस का वर्चस्व था पहले, आप देखें कि जब इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी रायबरेली से सन 77 में इमरजेंसी के बाद, फिर वो चुनाव लड़ने कहां कहां जाती थी, चिकमगलूर, मेडक, वो सब साउथ में जाती थी। तो उन सब जगह में, बहुत जगह में, जैसे कि जो आंध्रा की जगह हैं, ये पहले आंध्रा था, वहां सब अब ये दूसरी पार्टियां आ गई, केसीआर की और जगन की। तो ऐसे जहां भी एक नई पार्टी आती है जो कांग्रेस का विकल्प बन सकती है, उनका वोट लॉक स्टॉक एंड बैरल उसको ट्रांसफर होता है। और ये इसीलिए बहुत राज्यों में जो आम आदमी पार्टी है कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक ऐसी चीज प्रेजेंट करती है कांग्रेस के वोटर को जो कांग्रेस कभी नहीं कर सकती। क्योंकि आजकल का वोटर है, खास करके नौजवान वोटर है, उसको एंटाइटलमेंट पसंद नहीं है। भाई तुम कौन हो, मैं फलाने का बेटा हूं जी। फलाना कौन था, वो फलाने का बेटा था या फलाने की बहू थी। तो वो कहते हैं तुमने किया क्या जिंदगी में। उधर से वो देखते हैं अरविंद केजरीवाल, अरे वो तो अपने आप इतना अच्छा रेवेन्यू सर्विस, उस पहले आईआईटी पास किया, फिर उसने रेवेन्यू सर्विस, सेंट्रल सर्विसेज पास किया, यूपीएससी क्रैक किया, फिर उसको छोड़ के आ गया, फिर एक्टिविज्म किया, फिर अपनी पार्टी बनाई। ऐसे नरेंद्र मोदी सेल्फ मेड, अब चाय बेचते थे, बहुत लोग कहते हैं कि नहीं बेचते थे, लेकिन वो जो भी है वो बहुत मॉडेस्ट और बहुत मामूली परिवार से आए हैं। उनको कोई एंटाइटलमेंट नहीं थी, सेल्फ मेड है। तो लोगों को इस समय, खास करके नौजवान भारतीयों को, सेल्फ मेड लोग और सेल्फ मेड नेता चाहिए। तो वो जो अपील है, जैसे मैं देख पा रहा हूं गुजरात में, आप इसका असर फिर देखेंगे। कांग्रेस का काफी वोट गुजरात में, जो कभी बीजेपी के पास नहीं जाना चाहता, वो आम आदमी पार्टी को शिफ्ट होगा। पीस एंड हार्मनी पूछ रहे हैं कि 5 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के प्रदर्शन से और आप G23 और CWC की बैठक को मद्देनजर रखते हुए आपको क्या लगता है कि कांग्रेस को क्या बदलने की जरूरत है, या कांग्रेस पार्टी के लिए आगे बढ़ने के लिए उसे क्या करना चाहिए? कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले एक ऐसा प्रोग्राम लाना चाहिए जो आपको लगे कि भाई बीजेपी ये कह रही है, हम ये कह रहे हैं। ये कोई एजेंडा नहीं हो सकता कि चौकीदार चोर है, या बीजेपी कम्युनल है, या बीजेपी ने कश्मीर में ऐसे कर दिया। अब देखें कि इस चुनाव अभियान के दौरान, जब भी चल रहा था यूपी वगैरह में, राहुल गांधी चले गए तमिलनाडु, और वहां पे कहा कि जो मोदी सरकार है ये राज्यों की और जो हमारा संघीय ढांचा है उसकी इज्जत नहीं करते, और उन्होंने कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म कर दिया। आप ठीक, आप बहुत लिबरल बनना चाहते हैं, बनिए, लेकिन आपकी पार्टी ने 370 के खिलाफ वोट दिया था क्या? आपने तो नहीं दिया, आप तो वॉकआउट कर गए थे। तो उसमें जो अकलमंद पार्टियां होती हैं, जैसे कि आम आदमी पार्टी है, इसने वहां पे उसके समर्थन में वोट लिया कि ये राष्ट्रवादी मामला है। तो ये कांग्रेस को एक अपना ये बताना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं मार्केटिंग में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन,
कि आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होगा। आप ये नहीं कह सकते कि मोदी तो इंग्लिश नहीं बोल पाता, मैं इंग्लिश अच्छी बोलता हूँ, या मोदी के माँ बाप ये नहीं थे, मेरे ये हैं, तो वो चीजें नहीं काम करती हैं। और कांग्रेस अभी तक एक नया एजेंडा यहाँ प्रस्तुत नहीं कर पाई है। ये एजेंडा कुछ नहीं है कि हम बिल्कुल लेफ्ट हो जाएंगे, बकवास है। जब कांग्रेस पार्टी कहती है अंबानी अडानी की सरकार है, यार अंबानी अडानी जो बने हैं वो तो कांग्रेस के राज में ही बने हैं। अगर आप अडानी को पूछिए, उनकी जितनी परमिशंस मिली हैं, चाहे उनकी मुंद्रा पोर्ट की हो, चाहे उनकी पावर प्लांट्स की हो, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, सबकी क्लियरेंसेस परमिशंस कांग्रेस के समय में मिले हैं। और मैं ये भी नहीं कहता कि गलत काम हुआ है भारत में, भारत के उद्योगपति बढ़ने चाहिए। तो उन उद्योगपतियों को बजाय ये कहने के देखिए हमारे टाइम में भी कितने उद्योगपति बने, आज जो अंबानी अडानी बन गए, वो फिर उनको गाली गलौज शुरू कर दिया। इस बात से आज का जो भारतीय है वो एक तरह से बिल्कुल बोर हो गया है, उबक गया है, जैसे पंजाबी में कहते हैं अक गया है। पंजाबी में जो पंजाब में लोग घूम रहे थे चुनाव के टाइम में, वो जो सबसे ज्यादा चीज वो सुनते थे, लोग कहते थे कांग्रेस अकाली असी अक गए हैं, वी आर फेड अप। तो पीपल आर फेड अप ऑफ दिस नॉनसेंस, अंबानी अडानी फलाना चोर है। अरे तुम करोगे क्या ये तो बताओ। जब तक ये नहीं करेगी तब तक कांग्रेस पार्टी नहीं आगे आ सकती। अभी कांग्रेस पार्टी का बचा ही क्या है, एक के बाद एक वो हारे जा रहे हैं। जहां वो बीजेपी के खिलाफ होते हैं उनका सक्सेस रेट 4% है। अगर वो 100 सीटों में बीजेपी के खिलाफ लड़े तो 96 में बीजेपी जीतती है, 4 में कांग्रेस। इससे ज्यादा चांस तो ये है कि शायद जिम्बाब्वे भारत को क्रिकेट में एक दिन हरा दे कभी। तो इसके बाद आपकी पार्टी क्या बची? कांग्रेस का वही हाल है। आपको याद है गाना था, जाने क्या ढूंढती रहती हैं ये आंखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है न चिंगारी है। तो कांग्रेस पार्टी का इस समय वही हाल है। जब तक वो इसकी चिंता करके अपना एक नया एजेंडा, नए लीडर्स, टैलेंट हंट नहीं करेंगे, तब तक कोई भी इसका भविष्य नहीं है। कहीं आम आदमी पार्टी ले जाएगी, कहीं टीएमसी ले जाएगी, कहीं वाईएसआरसीपी ले जाएगी, कहीं टीआरएस ले जाएगी, कोई ना कोई पार्टी ये वोट ले जाती रहेगी। अगला सवाल आ रहा है श्रेयांश प्रांशु चौहान से, जो कि हमारे मेंबर हैं। वो पूछ रहे हैं कि कर्नाटक हाई कोर्ट के हिजाब जजमेंट के पॉसिबल आउटकम्स किस तरह के हो सकते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि इस समय की जो विवाद जो है वो एक तरह से सेटल हो गया है, और उस जजमेंट में कुछ चीजें बड़ी दिलचस्प हैं। जैसे कि उन्होंने कहा है कि ये जो यूनिफॉर्म थी इन स्कूलों में, एक पहली बात तो ये समझने की है कि इससे बहुत कंफ्यूजन होता है, मुझे भी होता था कि कॉलेज में यूनिफॉर्म कहाँ से आई। तो हमारे जो मैनेजिंग एडिटर है वाईपी राजेश, वो कर्नाटका के ही हैं। तो उन्होंने मुझे समझाया कि कर्नाटका में 10वीं क्लास तक आमतौर पे आप स्कूल में पढ़ते हैं, जैसे हम भी 10वीं क्लास तक स्कूल में पढ़े थे, मैट्रिक पास किया था। उसके बाद कॉलेज होता है, तो 11वीं 12वीं या जिसको +2 कहते हैं, वो कर्नाटका में आप कॉलेज जाते हैं। जैसे यूपी वगैरह में भी इंटर कॉलेज होते हैं, तो कहते हैं उसके कॉलेज है, उसको कॉलेज है, लेकिन वो 11 और 12। हमारे जमाने में जैसे हम पढ़ने गए तो 1 साल पीयू था, प्री यूनिवर्सिटी, और 1 साल उसको प्री मेडिकल, डॉक्टर नहीं बने, शुक्र है, नंबर भी नहीं आए थे। तो तो वो ये सीनियर स्कूल है। तो जो कोर्ट ने कहा है, उन्होंने कहा जी 2004 से यही यूनिफॉर्म चल रही है इन स्कूलों में, तब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इस साल इस सेशन के बीच में अचानक ये प्रॉब्लम होगी एक आध कॉलेज में। तो उन्होंने जो एक प्रिंसिपल था कि जब यूनिफॉर्म है, जब यूनिफॉर्म नहीं आप जो मर्जी पहनिए, लेकिन जब यूनिफॉर्म है तो आप यूनिफॉर्म को फॉलो करिए। और उसमें जो दूसरी दलील थी कि भाई मुझे तो फॉलो करना जरूरी है क्योंकि मेरी धर्म का ये एक एसेंशियल फीचर है। वो उन्होंने कहा कि एसेंशियल फीचर नहीं है। तो एक तरह से इस बात को अब अभी भी मैं देख रहा हूं, कुछ लड़कियां हैं, कुछ परिवार हैं जो लड़कियों को भेज रहे हैं हिजाब में, और हिजाब नहीं है ये। इस समय वो बहस के अंदर पूरा बुर्का और नकाब, फुल हिजाब नहीं है, हिजाब तो सिर्फ हेड कवरिंग होता है। तो अब सारा पूरा पहन के आ रहे हैं। तो मुझे लगता है थोड़े बहुत ये रहेंगे, लेकिन ये मामला अभी के लिए यहाँ ठंडा होगा। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, क्योंकि जितने भी धर्म के मामले होते हैं एसेंशियल प्रैक्टिसेस के, वो सुप्रीम कोर्ट में ही जाके खत्म होते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कहना, जो मैं कई लोगों को देख रहा हूँ जो कह रहे हैं कि भाई कोर्ट का फैसला करता है कि किसी धर्म में एसेंशियल प्रैक्टिस क्या है, उस धर्म के धर्मगुरु फैसला करें या उस धर्म की क्लर्जी फैसला करे। तो ये बड़ी खतरनाक चीज है, क्योंकि हमारा एक संवैधानिक देश है। संविधान ने बहुत हमें हक दिए हैं। संविधान हमसे वो हक ले भी नहीं सकता जो हमें धर्म देता है।
पर संविधान हमको उन कंपल्शन से भी बचाता है जो धर्म हमारे पर डालता है। अगर धर्म गुरुओं के ऊपर छोड़ दोगे तो कल को बोल देंगे सती बहुत जरूरी है, विधवा विवाह बिल्कुल ठीक नहीं है, अलाउड नहीं है, ये हमारी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है कि सारी विधवाएं जाएं कि कोई आश्रम में, बनारस में या किसी जगह। कोई बोल दे बाल विवाह बड़ी अच्छी बात है, कोई बोल दे दहेज अच्छा है। तो ये अंबेडकर जी ने भी कहा था, ये जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की डिबेट्स थी, कि हमारे धर्म हमारे जीवन का हर पहलू तय करते हैं। तो हर पहलू एसेंशियल फीचर नहीं होता, तो कोर्ट फैसला करेगा, जरूरत पड़ेगी कि क्या ऐसा फीचर है जिसके बिना आपका धर्म नहीं चल सकता है। तो अभी जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, देखते हैं क्या होगा। अगला सवाल है रविंद्र देवरे से, जो कि हमारे मेंबर हैं। वो पूछ रहे हैं कि हाल के पंजाब चुनाव में पंजाबियों ने बदलाव के लिए मतदान किया और विशेष रूप से कई लॉन्ग टाइम राजनेताओं को वोट नहीं दिया। उनका सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि नए नेतृत्व का फोकस किस तरह का होना चाहिए? उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती या ऑब्स्टिकल क्या होगा? क्या आपको लगता है कि पंजाबी खेती और नौकरियों को लेकर नई आर्थिक वास्तविकताओं के लिए तैयार हैं, जब उन्होंने कृषि कानूनों का कड़ा विरोध किया था? देखिए, ये बड़ा पेचीदा सवाल है और मैं इसको जितना संक्षेप में आपको जवाब दे सकता हूँ दूंगा। पंजाब की बड़ी समस्या क्या है? पंजाब की बड़ी समस्या है कि पंजाब के जो लोग हैं बड़े उद्यमी हैं, बड़े टैलेंटेड हैं, बड़े एम्बिशियस भी हैं। अच्छा, अपने आप को समझते भी हैं, डूड जिसे कहते हैं, है ना। बिल्कुल, लोग जिसको फुकरापंथी भी कहते हैं, ये पंजाबी है, तो एक ईगो भी है पंजाब की। लेकिन पिछले 20 साल में ये ईगो जो है, इसमें एक सुई लगा दी गई है, ऐसे गुब्बारे में सुई लगा दी है, तो वो सारा हवा निकल गई है। तो पंजाब का जो सेल्फ एस्टीम है इस समय वो लो है। उसका कारण क्या है? कारण बड़ा साफ है। 20 साल पहले, सन 22 साल पहले, सन 2000 में पंजाब पर कैपिटा इनकम में, औसत आमदनी में भारत में नंबर 1 था। अच्छा, उसमें कोई गोवा नंबर 1 हो तो दैट उसका कोई मतलब नहीं है। गोवा तो आज भी सिर्फ 17 लाख आबादी है, तो गोवा को हम काउंट नहीं करते, पर पंजाब नंबर 1 था। आज पंजाब नंबर 16 है 22 साल में। तो 1 से 16 कैसे हुआ, जबकि पंजाब में आतंकवाद खत्म हो चुका है। या तो आतंकवाद होता तो ये वही है, तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, है ना। और काफिला क्यों लुटा, तो मुझे रहजनों से गिला नहीं, मुझे डाकुओं से गिला नहीं, मुझे तेरी रहबरी पे सवाल है। आई क्वेश्चन योर लीडरशिप। सो पीपल ऑफ पंजाब आर क्वेश्चनिंग देयर लीडरशिप। वो अपनी लीडरशिप को सवाल पूछ रहे हैं कि जी अकालियों ने, बीजेपी ने मिलकर भी यही किया, कांग्रेस ने भी यही किया, हम नंबर 1 से नंबर 16 हो गए। उसका जो असली कारण है वो ये है कि पंजाब को एक बेवकूफ बना के एक खेती के ट्रैप में फंसाया गया कि जी आप अन्नदाता हो, आप सारे देश को गेहूं दे रहे हो, आप सारे देश को चावल दे रहे हो, और आप देते रहो। पंजाब को चाहिए था कि पंजाब वहाँ उद्योग लगाता, पंजाब वहाँ पे आईटी इंडस्ट्री लगाता, पंजाब वहाँ पे गिग इकोनॉमी में कुछ स्टार्टअप शुरू करता, वहाँ पे वाइट कॉलर जॉब्स, ब्लू कॉलर जॉब्स खड़े होते। अब जो खेती है उससे कुछ इनकम हो सकती है, उससे आगे नहीं हो सकती है। दूसरी बात ये कि हर जनरेशन के साथ, हर पीढ़ी के साथ आपके जो खेत हैं उनका साइज कम होता है जमीन का, क्योंकि एक किसी के मान लीजिए 18 एकड़ जमीन है, एक तो कम वक्त सीलिंग हो गई, जिसके में अब हो गई तो हो गई, क्योंकि जितना छोटा फार्म का साइज होता है उतनी कम प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं मिलती। लेकिन किसी के दादा की 18 एकड़ थी, फिर उसके 4 बच्चे थे तो वो 4 में डिवाइड हो गई, फिर हर किसी के 2-2 बच्चे थे तो 8, फिर जो पहले 4 में डिवाइड हुई थी 1/4 का फर्दर 8 में डिवाइड हो गया। तो पंजाब में लैंड होल्डिंग्स बहुत छोटी हो रही है, तो उससे टोटल आमदनी कम है। तीसरी बात ये कि समय के साथ साथ, क्योंकि पंजाब में खेती आधुनिक तरीके की होती थी, तो लोगों ने आना शुरू किया लेबर में, क्योंकि लोगों के पेट भर गए पंजाब में, तो वो इतनी मेहनत नहीं करना चाहते थे। दूसरा, जो लेबर चाहिए थी ज्यादा थी, तो यूपी से, ईस्टर्न यूपी से, बिहार से, उड़ीसा से भी लोग आने शुरू हो गए। रेलवे तो लेबर स्पेशल भी चलाती है वहां पे, सब फसल कटने के टाइम में और फसल बीजने के टाइम में। तो उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, जिनको वो पंजाब में कहते हैं भैया आ गए, भैया आ गए, भैया आ गए। पंजाब में आप देखिए कई शहरों के अंदर जगह होती है जिसको लेबर चौक कहते हैं, चंडीगढ़ में भी है। वहां सुबह लेबर इकट्ठी होती है, लोग कहते हैं मुझे ये दे दो, मुझे वो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो
लेबरर्स ये ज्यादातर हिंदी हार्टलैंड से ही आते हैं, तो उससे एक और सुस्ती आ गई। और क्योंकि घरों में थोड़ा पैसा था, पेट भरा हुआ था, ट्रैक्टर था, नीचे एक मोटरसाइकिल भी थी, तो फिर क्या होता है कि आप पढ़ लिए, आपका बच्चा लेकिन नौकरी नहीं है, तो आपकी जो अपनी सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो नीचे जाती है। फिर आपकी ये फिल्में आती हैं जट और जूलियट टाइप, राइट, कि वो आप हैं, फिर एक कोई लड़की आएगी वहां पे ब्लॉन्ड हेयर वाली, फिर वो आप गांव वाले हो, फिर आपके ऊपर डॉलर की बरसात होगी, तो फिर सबको वो कनाडा अमेरिका की बीमारी लग गई। लेकिन पंजाब के अंदर कहाँ उद्यम है, कहाँ एंटरप्रेन्योरशिप है? यही पंजाबी बाहर जाके एंटरप्रेन्योरशिप भी करते हैं। अगर जाके पहले 2-4 साल टैक्सी चलाएं, फिर भी कुछ बना लेते हैं, ट्रकों का बिजनेस कर लेते हैं, रियल एस्टेट का कर लेते हैं, लेकिन पंजाब में मौका ही नहीं है। तो पंजाब इस समय और पंजाबी बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, और उसकी फ्रस्ट्रेशन इसलिए ज्यादा है कि वो तो नंबर 1 था, आज वो नंबर 1 किसी भी चीज में नहीं है। आज वो देखें कि स्पोर्ट्स में हमेशा पंजाब नंबर 1 होता था। बोले मिल्खा सिंह, जरनैल सिंह, रंधावा, ये सब ऐसी ऐसी बातें पंजाब के लोग बोलते हैं। महिलाओं में भी पंजाब सबसे आगे था। हॉकी में थोड़ा सा पहले से बेहतर हुआ है, लेकिन हर स्पोर्ट में टाइमिंग्स, एथलेटिक्स की पंजाब बहुत पीछे रह गया, और इसमें ड्रग्स का भी एक इशू है। तो पंजाब इस समय एक तरह से मैं कहूंगा कि इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है, अपने गिरबान में झांक के देख रहा है। पूरी तरह नहीं, कोई अपने आप को ब्लेम नहीं करता, लेकिन वो अपने नेताओं को ब्लेम कर रहे हैं। तो वही बात, मुझे रहजनों से गिला नहीं, डाकुओं से गिला नहीं है, मुझे अपने लीडर से सवाल है, तेरी रहबरी पे सवाल है। तो वो अपने लीडर से सवाल करके उनको अब फेंक रहे हैं और एक नए को ट्राई करके देख रहे हैं। अगला सवाल है, इनका यूजर नेम है कुलू। ये पूछ रहे हैं, चूंकि आप दिल्ली और पंजाब दोनों ही जगह में शासन में है, तो क्या आम आदमी पार्टी पंजाब के किसानों को पराली जलाने से बचने के लिए मनाकर अक्टूबर नवंबर के महीने में दिल्ली में जो वायु प्रदूषण होता है उसकी समस्या का समाधान कर सकती है? देखिए, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कि पुटिंग द मंकी ऑन समबडीज बैक। सो ये मंकी जो है, ये जो बंदर है, ये अब आम आदमी पार्टी की कमर पे बिठा दिया गया है पराली जलाने का। आप इसको सॉर्ट आउट करो। पहले तो बड़ा आसान था कि पंजाब कर रहा है, अरे अमरिंदर सिंह आके मेरे से बात कर लो। अब कैसे करोगे? किसान बहुत समझदार होते हैं। अगर आप किसान से इज्जत से बात करेंगे और बोलेंगे देखो इसको कोई फायदा नहीं है, आप इसलिए जलाते हो कि आपके पास समय कम है 2 फसल के बीच में, तो पंजाब और हरियाणा में एक कानून पास किया था जिससे कि एक समय में उन्होंने बैन लगा दिया था कि आप जो धान की खेती है वो इस तारीख के बाद ही प्लांट कर सकते हो। अच्छा। वो इसलिए था कि पानी बचाया जा सके। अगर पहले हम प्लांट करेंगे तो जमीन से पानी ज्यादा निकाला जाएगा। अब पानी भी नहीं बचा है, लेकिन उससे क्या हुआ कि देर से फसल लगाने से वो कटती भी देर से। तो फसल अब तब कटती है जब दिल्ली में और उत्तर भारत में उस समय इन्वर्शन होता है, जब हवाएं नहीं घूम रही होती, हवा बहुत स्टिल होती है, बहुत स्थिर होती है। तो ये एक डिस्टॉर्शन आ गई है। तो या तो इसको ठीक करेंगे पार्टली ये कि उनको नए तरीके दिए जाएं कि काटने की बजाय आप ऐसे कोई कुछ चीज इस्तेमाल करें, या फिर ऐसा कि इसको ऐसे काटा जाए मैकेनिकली, मशीनें लाके, कि आपने जो काटा है इसकी आपको कोई इकोनॉमिक वैल्यू मिले, ये बिक जाए, इसका कुछ बचे और उसका कुछ बन सकता है। तो इन तरीकों से। लेकिन अगर आप कहेंगे तुम बड़े घटिया हो किसान, तुमको समझ नहीं आती, दिल्ली वालों के फेफड़े जल रहे हैं और तुम ये करे जा रहे हो, कहेंगे भाड़ में जाओ। राइट। तो ऐसे नहीं चलता है। किसान के साथ आपको प्यार से, इज्जत से और नम्रता से बात करनी होती है, क्योंकि किसान बहुत समझदार है, उसको सबसे पहले बात समझ आती है। अगला सवाल जो है वो हमारे कई दर्शकों ने इस बार पूछा, ये लक्ष्मीकांत पांडे और दिवस वत्स का भी सवाल है। पूछ रहे हैं कि कश्मीर फाइल्स पे आपके क्या विचार हैं? देखिए, मैंने कश्मीर फाइल्स अभी देखी नहीं, और ये नहीं इसलिए नहीं कि मैं देखना नहीं चाहता, इसलिए कि अभी भी मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं सिनेमा हॉल में जाके कोई फिल्म देखूं। इसलिए मैंने वो गंगूबाई काठियावाड़ी भी नहीं देखी, मैंने 83 भी नहीं देखी, क्योंकि वो सब अभी OTT पे नहीं आई है, तो इसलिए मैंने देखी नहीं है। लेकिन और मैं सोच रहा हूँ इसके बारे में, हो सकता है मैं इसके बारे में शायद इस बार नेशनल इंटरेस्ट में भी कोई बात करूं, क्योंकि देखिए एक जो सैद्धांतिक बात है, प्रिंसिपल बात, वो ये है कि जब तक हम अपने अतीत को सही समझे नहीं और उसको गले न लगाएं, तब तक हम आगे नहीं चल सकते। अब आप देखें कि हमारे देश में हम अपने अतीत के बारे में ठीक से कोई रिकॉर्ड भी नहीं रखते, तो हमारी जो हिस्ट्री, इतिहास है, ओरल चलता है, कहीं सुनी।
हमने अपने माँ बाप से सुनी, उन्होंने अपने माँ बाप से सुनी, उन्होंने अपने माँ बाप से सुनी, क्योंकि हम अपने आप में ठीक से रिसर्च नहीं करते और ठीक से डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते। दूसरा ये है कि क्योंकि हम ये नहीं करते और हम सच नहीं बोलते, तो हम लोग कहते हैं कि मीडिया की क्रेडिबिलिटी खराब है। सबसे खराब क्रेडिबिलिटी हमारे देश में इतिहासकारों की है, क्योंकि हमारा जो इतिहास है, जो हिस्ट्री राइटिंग है, वो बहुत पॉलिटिकल रही है। और उसके अंदर दो बड़े कॉन्फ्लिक्ट रहे। एक जो लेफ्ट का था, जो अलग पॉलिटिक्स है वो अलग है, लेकिन सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था कि लेफ्ट ने देखा कि हर चीज इकोनॉमी से आती है, कास्ट भी इकोनॉमी से आई, हर चीज इकोनॉमिक रीजन से होती है। जो राइट है उनका सब धर्म से था। तो ये अच्छा होता कि दोनों स्ट्रीम साथ चलती। वो दोनों स्ट्रीम हमारे यहाँ नहीं चली, एक ही स्ट्रीम रही। तो बहुत जो खास करके भारत में जो हिंदू कम्युनिटी है, मेजॉरिटी है, बहुमत है, उसको ये लगता है कि बहुत हिस्ट्री को सैनिटाइज करके लिखा गया। कुछ भी हो, करीब 800 साल भारत, जो कि मेजॉरिटी हिंदू देश था हमेशा, वो एक छोटी मुस्लिम माइनॉरिटी के कंट्रोल में था, क्योंकि राज तो उनके पास ही था। तो भारत लार्ज हिंदू मेजॉरिटी से इस्लामिक स्टेट था एक तरह से, क्योंकि वो चल तो सब इस्लामिक तरीके से रहे थे। तो ये सच बोलने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन उसमें ये बहस में पड़ना, वो भी अच्छा था, वो भी अच्छा था, वो भी अच्छा था, वो भी अच्छा था, वो लोग कोई मानने को तैयार नहीं है। ऐसा ही हुआ है कश्मीर फाइल्स के बारे में। कश्मीर में जो हुआ 1990 में ये लोग छोड़ के आए वहां से। ये 1989 में जब राजीव गांधी के आखिरी दिन थे, तब काफी ये प्रॉब्लम्स वहां शुरू हो गई थी। और राजीव गांधी की भी इसमें कंट्रीब्यूशन गलत ही थी कि वो सन 87 में उसने, अच्छी भली सरकार थी वहां पे, उसको डिसमिस कर दिया। फारूक अब्दुल्ला की, उसको डिसमिस करके फारूक अब्दुल्ला का एक ब्रदर इन लॉ था, बहनोई, गुड फॉर नथिंग, मतलब जिसको कहते हैं पंजाबी में, जो लाहौर पहड़े पेशावर भी पहड़े। One who's a disaster in Lahore is also a disaster in Peshawar. So he was like a disaster. गुलशाह बोलते थे, उनको बना दिया चीफ मिनिस्टर। इट वॉज ए नथिंग गवर्नमेंट। मैं बल्कि वो स्टोरी कवर करने गया था इंडिया टुडे के लिए उन दिनों में। तो उससे जो पॉलिटिकल प्रोसेस थी वो बहुत खराब हुई। उसके बाद जब इलेक्शन हुआ, तो इस इलेक्शन में फारूक अब्दुल्ला को जिताना था, क्योंकि सब दिल्ली कंट्रोल करता था। उस इलेक्शन में जबरदस्त रिगिंग हुई। तो आप देखेंगे जो बड़े आतंकवादी नेता बाद में बने, उनमें से बहुत ने उस चुनाव में कंटेस्ट किया। वो जीतने वाले थे, उनको 11 वोट से 12 वोट से हरा दिया, सब फिक्स करके हराया। और उसमें राजीव गांधी की सरकार की भी मिली भगत थी। उससे जो एक शुरू हुआ सिलसिला, वो सन 89 में बहुत बढ़ गया था। तब तक राजीव गांधी भी बहुत कमजोर हो गए थे, चुनाव आ रहा था। चुनाव के बाद एक कमजोर सरकार आई वीपी सिंह की। उस सरकार को बीजेपी का समर्थन था। वीपी सिंह तो उस पार्टी से थे जिसकी करीब 160 ही सीटें थी, तो उनको बाहर से बीजेपी का भी समर्थन था, वामपंथी दलों का भी समर्थन था, कांग्रेस को बाहर रखने के लिए। तो उसमें बहुत कंफ्यूजन हुए उस समय। जगमोहन जी को भेजा गया, वो बीजेपी के कहने से भेजा गया था गवर्नर कश्मीर में बना के। लेकिन जो लेफ्ट वाले थे उन्होंने कहना शुरू किया, आप कश्मीरी को पीट रहे हो, जगमोहन जी का तरीका कम्युनल है। तो फिर जॉर्ज फर्नांडिस, जो कि मंत्री तो और विभाग के थे, उनको लगा दिया गया कि आप मंत्री तो हो लेकिन ऑल्सो मिनिस्टर फॉर कश्मीर अफेयर्स। तो वो वहां से आके, तो लोग ये कहते थे कि डंडा मारते हैं जगमोहन जी, उसके ऊपर आयोडेक्स लगाते हैं जॉर्ज फर्नांडिस। तो उस सारे कंफ्यूजन में ये पलायन हुआ था। लेकिन ये सच्ची बात है कि उस पलायन की पूरी कहानी लिखी नहीं गई और कहीं भी नहीं गई। और कश्मीरी पंडित एक बहुत छोटी कम्युनिटी है, तो बाकी भारत जो है उसने उसके बारे में इनसेंसिटिविटी से बात की। और समय के साथ साथ एक ग्रीवेंस और बढ़ता गया और बढ़ता गया और बढ़ता गया। तो उसकी जो एक मैं कहूँगा क्लाइमैक्स है, वो ये फिल्म है, और वो इस फिल्म के लिए रिएक्शन है। अगला सवाल है जतिन अग्रवाल से, जो पूछ रहे हैं कि वेस्ट को भारत के रूस से डिस्काउंट पे तेल खरीदने में समस्या क्यों हो रही है, जबकि कई यूरोपीय देश रूस से रिकॉर्ड तेल खरीद रहे हैं। देखिए, इस तरफ कहने की बात है, कोई ऐसी समस्या नहीं होती, हर किसी को कुछ कहना पड़ता है। जब तक यूरोप के देश वहां से तेल खरीद रहे हैं और गैस खरीद रहे हैं, तब तक भारत को कोई रोक नहीं सकता। चू जो करता है वो करता रहे। अरे आप, इतिहास आपको कहाँ देखेगा, भाड़ में गया इतिहास। जब आपका भविष्य ठीक होगा तो इतिहास भी ठीक हो जाएगा। इस दुनिया में सब अपने इंटरेस्ट में काम करता है।
अगर भारत को मिलता है तेल तो लेना चाहिए। और देखिए ये अमेरिका की और पश्चिमी देशों की भी एक ये ज्यादती है कि आपने दुनिया में 3 सबसे बड़े तेल निकालने वाले देश हैं, वेनेजुएला, ईरान और रशिया। जी। अब तीनों को आपने सैंक्शन कर दिया। वेनेजुएला आपने अपने कारणों से सैंक्शन किया क्योंकि अमेरिकन का एक मॉनरो डॉक्ट्रिन है कि जितने भी अमेरिकन दोनों महाद्वीप हैं, उत्तरी दक्षिणी, उसके सब देश हैं, वो उनके प्रभुत्व में रहने चाहिए एक तरह से। तो उसमें आपकी टेंशन हुई कि वहां पे लेफ्टिस्ट आदमी आ गया, आपने उसके ऊपर सैंक्शन लगा दिए। इतना तेल निकलता है वेनेजुएला में, दुनिया का सबसे बड़ा भंडार वेनेजुएला में है। ईरान से फिर आपका हुआ कि वो न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, यूरेनियम को एनरिच कर रहा है, उससे इजराइल को बहुत खतरा है, तो आपने उसको सैंक्शन कर दिया। जी। अब आप रूस को सैंक्शन कर रहे हैं। अगर दुनिया के 3 सबसे बड़े सोर्सेज के ऑयल को आपने सैंक्शन कर दिया तो बाकी जगह तो दाम बढ़ेगा। आप शायद अपना दाम संभाल लेंगे, लेकिन गरीब देशों का क्या होगा? तो भाड़ में जाओ। अगर ऐसे सैंक्शन लगाने हैं तो बाकियों को सब्सिडाइज करो। और सच बात यह है कि आप देखिए कि जब भी यूक्रेन के बारे में बाइडेन बोलते हैं और रूस के बारे में, तब कहते हैं आई नो अमेरिकन्स विल हैव टू फेस द पेन एट गैस स्टेशंस। तो वो भी अपनी जनता को बोल रहे हैं कि देखो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके दाम ना बढ़े पेट्रोल के। तो अगर उनको चिंता है, जहां 50-55 हजार डॉलर पर कैपिटा इनकम है, हम तो गरीब $1900 पर कैपिटा इनकम वाले हैं, हमें क्यों नहीं होगी? तो जहां से मिलता है वहां से लेना चाहिए। अगला सवाल सिद्धांत कुमार का, जो पूछ रहे हैं कि यूक्रेनी सरकार अपने हवाई क्षेत्र को नो फ्लाई जोन घोषित करने के लिए क्यों कह रही है? क्या ड्रोन की विशेष हथियार नहीं है? नहीं, देखिए नो फ्लाई जोन सिर्फ कहने की बात है, उनको भी पता नहीं होने वाला है, और मैं बताता हूँ क्यों नहीं होने वाला है। नो फ्लाई जोन का मतलब क्या होता है? अगर कल को नेटो या अमेरिका बोल दे ये नो फ्लाई जोन है, इसका मतलब है कि जो भी, फिर बोले पुतिन के मेरे जहाज से जा रहे हैं, तो फिर अमेरिका और पश्चिमी देश क्या करेंगे? वो जाके उस जहाज से लड़ेंगे ना। जिस दिन वो जहाज से लड़ने आ गए, उस दिन वर्ल्ड वॉर हो गई, क्योंकि वही नेटो वर्सेस रशिया हो गया। तो ये जेलेंस्की भी जानते हैं कि कोई वर्ल्ड वॉर उनके लिए शुरू नहीं करने वाला है। नो फ्लाई जोन आप कर सकते हैं लीबिया के ऊपर, या आप कर सकते हैं सीरिया की, गरीब मार होती है, या सीरिया के ऊपर, या और कहीं। ये आप वहां करें जहां पे एक तरफ रूस इन्वॉल्व है, तो ये विश्व युद्ध है। तो ये नहीं होने वाला, ना ये हो सकता है। वो जितना मर्जी कह लें, जब तक कि कोई पागल ये फैसला ना कर ले कि हाँ होना है तो हो जाए, विश्व युद्ध ही करते हैं, तब तक ये नहीं हो सकता, सवाल ही नहीं है। अगला सवाल है बालाजी रंगोथमन का, जो कि हमारे मेंबर हैं। वो पूछ रहे हैं, काफी लंबा सवाल है, पूछ रहे हैं कि रूस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से आइसोलेट होता जा रहा है। रूस के संबंध में भारत के वर्तमान रणनीतिक विचार जो भी हो, क्या लॉन्ग टर्म में मौन रहकर रूसी आक्रमण को स्वीकार करने को पहले से मौजूद जो नैरेटिव है कि भारत सत्तावाद या फिर अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ बढ़ रहा है, उसको और गति मिलेगी? क्या आपको इस संकट से निकलने का कोई रास्ता नजर आ रहा है? देखिए, रास्ता तो इसमें पुतिन ही निकालेंगे, क्योंकि उनको भी किसी ने इज्जत बचाने के लिए कुछ ऑफर कभी करना है। तो जिसको ये अमेरिकन लोग अपनी अंग्रेजी में ऑफ रैंप कहते हैं। जैसे आप, अब तो हमारे यहाँ भी एक्सप्रेसवे बन गए, एक्सप्रेसवे के ऊपर आप जा रहे हैं, फिर आपको कहीं उतरना है, तो आप ये नहीं कहीं भी उतर जाए, नीचे गिर जाएंगे, आपको एक रैंप देखनी होती है, एग्जिट जिसे कहते हैं, उससे नीचे उतर जाए, उसको ऑफ रैंप कहते हैं, कि उतरना चाहिए आपको हाईवे से। तो अभी सब कोशिश कर रहे हैं कि पुतिन को ऑफ रैंप मिल जाए, कि वो इज्जत बचा के। लेकिन यूक्रेन भी लड़ रहा है, तो कोई ऐसा फॉर्मूला हो कि दोनों साइड्स बोले कि हाँ मैं भी जीत गया, वो बोले मैं भी जीत गया, तब ये फैसला होगा। क्योंकि हर जंग दुनिया में बातचीत से ही सेटल होती है, बातचीत में ही खत्म होती है। भारत के लिए इस समय कोई और तरीका नहीं है, क्योंकि भारत का आप देखें, मैंने पिछली बार भी बोला था आपको, 98% हमारे टैंक, हमारी सेना के रूसी हैं। 100% इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स, या जिसको आर्मर्ड पर्सनल कैरियर कहते हैं, 100% रूसी हैं। हमारी एयर फोर्स के जो लड़ाकू जहाज हैं, 72%, 72% रूसी हैं। और ये भी तब जबकि 2 स्क्वाड्रन रफाल के आ गए हैं। अगर आप हमारे मिसाइल देखें, सरफेस टू एयर मिसाइल, जो जहाज को गिराने के लिए होते हैं, करीब 90% रूसी है। तो भारत रूस से एकदम ऐसे कट नहीं सकता है, क्योंकि हर समय आपको स्पेयर्स चाहिए, आपको उनका गोला बारूद चाहिए। इस समय भी आप देखें कि कितनी पेचीदगी है हमारी स्थिति में, कि भारत के 4 स्टेल्थ फ्रिगेट बन रहे हैं,
उन्हें क्रिवक क्लास फ्रिगेट कहते हैं। नौसेना के ये बहुत अच्छे, बहुत इफेक्टिव लड़ाकू शिप होते हैं, जहाज होते हैं। वो 4 रूस के साथ पार्टनरशिप में बन रहे हैं, इसीलिए उसका नाम क्रिवक क्लास है। लेकिन उसके जो इंजन है वो रूस में नहीं बनते हैं, भारत में भी नहीं बनते हैं। वो कहाँ बनते हैं? वो यूक्रेन में बनते हैं। तो अभी तक समस्या ये थी कि रूस ने कहा कि देखो भैया, यूक्रेन से तो हमारी इस समय कोई भाईचारा है नहीं, शिप हम आपके बना देंगे, आप इंजन का इस्तेमाल आप करो। तो भारत ने यूक्रेन से इंजन खरीदे, फिर वो इंजन शिप में डाल के वहां से घुमा के, सारा दुनिया घुमा के, अब देखिए नक्शा देखिए दुनिया का, वो ब्लैक सी से निकाल के और व्लादिवोस्टॉक में ले गए, साइबेरिया में, जहां पे उनके जहाज बनते हैं। तो 2 इंजन तो वहां दिए, 2 इंजन वहां से आने हैं भारत में, क्योंकि 2 फ्रिगेट बनेंगे गोवा में। उसी फैक्ट्री के ऊपर परसों फोटोज आई थी बड़ी बड़ी कि रशिया ने बम्बार्डमेंट कर दी। तो ये कितनी पेचीदा स्थिति है, खास करके भारत के डिफेंस के लिए। उसके अलावा भारत की इतनी निर्भरता नहीं है। भारत और रूस का जो आपसी व्यापार है अभी सिर्फ $5 बिलियन है। 5 बिलियन। अब 5 बिलियन समझने के लिए याद रखिए कि इस साल भारत और चीन का व्यापार $105 बिलियन से भी ऊपर है। भारत और रूस सिर्फ 5 बिलियन है। उस 5 बिलियन में से 3 बिलियन भारत आयात करता है, 2 बिलियन निर्यात करता है। 3 बिलियन जो भारत आयात करता है वो ज्यादातर हथियार, गोला बारूद ही है। जो भारत का तेल है, रूस से हम ये 1-2% ही, ज्यादा से ज्यादा 3% हम अपनी जरूरत का आयात करते हैं। लेकिन ये जो हथियारों की जो हमारी डिपेंडेंस है, निर्भरता है, ये बहुत पुरानी चली आ रही है और इससे निकलना एक गरीब देश के लिए बहुत कठिन है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है। आखिरी सवाल जो है वो अभिमन्यु का आ रहा है। वो पूछ रहे हैं कि आप अपना येलो नोटपैड जो है वो कहाँ खरीदते हैं? बहुत ही पॉपुलर है आपका। अरे आप किसी भी स्टेशनरी की दुकान पे जाएं और अभी थोड़े समय के बाद हम हमारे मेंबर बनिए। जो हमारा जो ब्रांडेड मर्चेंडाइज है उसमें हम एक येलो नोटपैड भी एक तरह का आपके लिए देंगे, और आप अगर मेंबर होंगे तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेगा। उस पर मेरी हैंड राइटिंग नहीं होगी क्योंकि वो किसी को समझ ही नहीं आ सकती है। चलिए, इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। विधानसभा चुनावों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से लेकर शेखर के येलो नोटपैड तक हमने इस एपिसोड में कई विषयों पर चर्चा की। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया हो। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आप सब मेंबर बनिए। मेंबर बनने के बहुत फायदे हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि आप अच्छी पत्रकारिता को आप उसकी मदद कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा पानी दे रहे हैं ताकि उसका पौधा भी पनपे और आगे चले। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।